नमस्कार दोस्तों, ये हमारा पॉलिटिकल लेक्चर 5 है। इससे पहले के और भी 1, 2, 3, 4 बन चुके हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं जाकर के प्लेलिस्ट में पॉलिटी के। तो आज के इस वीडियो में पॉलिटी लेक्चर 5 में हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में। आप सभी जानते हैं मौलिक अधिकार जो हैं हमारे, वो हमको दिए हुए हैं भाग 3 में। तो कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही आ जाता है कि मौलिक अधिकार किस भाग में दिए हुए हैं, तो वो भाग 3 में दिए हुए हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल को कवर करता है। तो याद रखिए, आर्टिकल 12 से शुरू होता है और आर्टिकल 35 तक जाता है, ठीक है। इसके बाद 36 आर्टिकल से लेकर के 51 तक जो रहता है वो भाग 4 होता है, और उसे अपन नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी पॉलिटी के लेक्चर 4 में इसे कवर कर लिया है, ठीक है। तो आप उसे जा करके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, क्योंकि हम मौलिक अधिकार पढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार हमारे पास कई सारे हैं, है ना, समानता का, स्वतंत्रता का। तो आज मैं जो कवर करने वाला हूं वो सिर्फ इस लेक्चर में समानता का अधिकार है। बहुत डिटेल में देखेंगे, है ना, काफ़ी मतलब जितने भी लेवल तक अपन टच कर सकते हैं, ऐसे जितना डिटेल आपको चाहिए उतना इसमें होगा, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ इस लेक्चर में समानता का अधिकार कवर करूंगा और अगले वाले में स्वतंत्रता का अधिकार कवर करूंगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी मैं आपसे कहूँ कि मौलिक अधिकार, है ना, अब देखिए क्वेश्चन लेवल पर बात करते हैं। जब मैं आपसे कहूँ मौलिक अधिकार का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक का है, तब आपको ज़रूर कहना है कि सर ये 12 से लेकर के 36 तक का है ना। तब आपको ज़रूर मुझसे, नहीं, 12 से लेकर के 35 तक का है। लेकिन जैसे ही मैं आपसे कहूँ, अब देखिए मौलिक अधिकार में कई सारे अधिकार दिए हुए हैं, तो मैं आपसे कहूँ कि समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक का है, तब आप 12 से नहीं कहेंगे, तब आप कहेंगे कि सर वो 14 से लेकर के 18 तक का है ना। तो याद रखिए 14 से लेकर के 18 तक हमारा समानता का अधिकार है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो इसमें मैं 12 नंबर का आर्टिकल ही बताऊंगा, 13 नंबर ही बताऊंगा, और 14 से लेकर के आपके 18 तक के आर्टिकल कवर करूंगा। क्लियर होगी दोस्तों बात? चलिए ठीक है। अच्छा, अब देखिए मौलिक अधिकार की बात हो रही, तो आपने दो तरह के अधिकार सुने। एक आपने मानव अधिकार भी तो सुने, ह्यूमन राइट्स भी तो होता है, और अभी जो मैं पढ़ने वाला हूँ वो है फंडामेंटल राइट्स है। तो ये मानव अधिकार क्या होते हैं और ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, क्या इनमें अलग होता है क्या? मतलब मानव का अधिकार उसके मौलिक अधिकार से कुछ फर्क है? देखिए बहुत फर्क होता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए मानव का अधिकार मतलब क्या, मानव के मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसे मानव अधिकार कहते हैं, है ना। देश की सीमा से नहीं बंधे होते हैं ये, समझ रहे हो ना आप। जैसे आप कहीं पर भी पैदा हो जाओ, आपको जो पैदा होते ही जन्म के साथ ही जो अधिकार मिल जाते हैं उन्हें ही मानव अधिकार कहा जाता है। ये देश की सीमा नहीं देखते हैं, है ना। ऐसा नहीं हुआ कि भाई जैसे मान लो कि अब आप चाइना का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो अब ये थोड़ी ना हो कि आप बोलोगे नहीं आज से मैं चाइना का ऑक्सीजन भी यूज़ नहीं करूँगा। भाई ऑक्सीजन थोड़ी ना किसी देश की होती है, वो तो सबकी होती है। तो आप समझ पा रहे हैं ना। तो ये इस तरह की चीज़ें मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मौलिक अधिकार क्या होता है भैया? मौलिक, देखिए जहाँ मानव अधिकार था वो देश की सीमा से नहीं बंधे हुए थे, है ना। जैसे मैंने आपको ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया एक, है ना, जन्म के साथ जो अधिकार मिलते हैं उन्हें ही मानव अधिकार कहा जाता है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार किसी आदमी के बिल्कुल उसी देश के संविधान के हिसाब से होते हैं, देश की सीमा के अंदर होते हैं। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आज आपको यहाँ पर जो मौलिक अधिकार मिले तो आप सोचो कि अब चाइना में जा रहा हूँ मैं और चाइना में भी मेरे पास वही अधिकार होने चाहिए। नहीं भैया, वो सिर्फ इंडिया के लिए है ना। इंडिया की सीमा में जब तक आप हैं तब तक आपको उस संविधान के हिसाब से सीमा के अंदर मौलिक अधिकार मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आपने सीमा पार करी तो दूसरे सीमा में वो नहीं करेंगे। लेकिन जो मानव अधिकार होते हैं वो दोनों जगह काम करते हैं, वो सीमा नहीं देखते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है, चलिए। तो ये एक अंतर था जो आपको पता होना चाहिए था। अच्छा, तो अब देखिए दोस्तों, सबसे क्वेश्चन जो आते हैं वो कैसे कैसे आते हैं। जैसे भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये मैग्ना कार्टा क्या होता है? देखिए बहुत समय पहले की बात है, जो इंग्लैंड के राजा थे, है ना, 1215 ईस्वी में उन्होंने जनता को कुछ अधिकार दिए। जनता को जो भी उन्होंने अधिकार दिए, तो अधिकार तो एक पत्र में देंगे, एक डॉक्यूमेंट में देंगे, है ना। तो जो अधिकार उन्होंने दिए अपने लोगों को, इंग्लैंड के राजा ने 1215 ईस्वी में, उसी डॉक्यूमेंट को मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है। अब देखिए संविधान को मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया? क्योंकि संविधान में भी मौलिक अधिकार दिए हुए हैं और ये अधिकार जनता के लिए ही है। और जनता के लिए जो भी अधिकार होगा, तो क्योंकि हमने इतिहास में देखा कि उसे मैग्ना कार्टा कहा था, तो हमने कहा कि भैया संविधान का मैग्ना कार्टा है। समझ पा रहे हैं ना? संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? मैग्ना कार्टा मतलब जनता को दिए जाने वाला अधिकार। और अभी वो संविधान के भाग 3 में लिखा हुआ है। इसलिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संविधान के किस हिस्से को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो आपको याद रखना है उसे भाग 3 को कहा जाता है। बात क्लियर हो दोस्तों? ठीक है। तो इसी में अब देखिए होता क्या है कि जो मौलिक अधिकार है, कई क्वेश्चन ऐसे बनते हैं किस नेचर के होते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल आंसर लिखा हुआ है, राज्य के विरुद्ध होते हैं ये, है ना, राज्य के विरुद्ध होते हैं।
कैसे राज्य के विरुद्ध होते हैं, जैसे कि आप जब भी पढ़ेंगे, है ना, देखिए जब भी आप फंडामेंटल नेचर को पढ़ेंगे तो उसमें यही कहा जाता है कि राज्य के विरुद्ध होते हैं, राज्य के निषेधात्मक होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम आप देखेंगे हर जगह आपको लिखा मिलेगा नहीं नहीं नहीं, ये करने से रोकेंगे, ये करने से रोकेंगे राज्य को, ये करने से रोकेंगे। एग्जाम्पल ग्रुप में देख लीजिए, जैसे कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा भैया, राज्य अस्पृश्यता नहीं करेगा, यानी छुआछूत नहीं करेगा, राज्य लोगों के जीने की अधिकार को नहीं छीनेगा, राज्य लोगों का शोषण नहीं करेगा, राज्य बाल श्रम नहीं करवाएगा। तो आप देख रहे हैं ये सारे मौलिक अधिकार हैं, बाल श्रम, शोषण के, अस्पृश्यता, ये सब मौलिक अधिकार हैं। और देखिए जरा राज्य के लिए हर बार क्या कहा गया, नहीं 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 नहीं, इसीलिए क्योंकि ये हर बार नहीं है, मतलब राज्य को ऐसा नहीं करना है, तो ये राज्य को कुछ करने से रोकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? इसीलिए फंडामेंटल राइट्स का जो नेचर होता है वो निषेधात्मक होता है। तो याद रख लीजिए इस बात को, है ना, निषेधात्मक होता है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्होंने पॉलिटी लेक्चर 4 देख लिया है ना, आपने देखा है ना, वो सकारात्मक होते हैं, राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्योंकि मैंने आपसे बात कही, ये तो अपन ने बात कर ली कि भाई फंडामेंटल राइट्स का नेचर कैसा होता है, किस भाग में आता है, उस भाग को क्या कहते हैं, ये सारी बातें हो गई। अब शुरू करते हैं भैया, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है शुरू होता है 12 से, तो 12 को कवर करेंगे, 13 को कवर करेंगे, और फिर 14 से लेकर के 18 तक के समानता के अधिकारों को कवर करेंगे। ठीक है बंदों, से बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, सुनिएगा ध्यान से। तो देखिए आर्टिकल 12 की बात करें, आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया है। अब राज्य शब्द को परिभाषित करने का मतलब क्या, देखिए आप अभी जो राज्य का मतलब समझते हैं वो होता है स्टेट, है ना। आपको पता लगता है कि जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि आपका स्टेट कौन सा है, तो आपका राज्य कौन सा, तो आप यूपी बोल देंगे, एमपी बोल देंगे, गुजरात बोल देंगे, राजस्थान बोल देंगे, ऐसे करके आप बोलते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर राज्य के बहुत सारे मतलब होते हैं। राज्य का मतलब क्या होता है, राज्य शब्द का मतलब उन सारी संस्थाओं से है जिसकी स्थापना सरकार ने की है ना। कोई भी संस्था, जैसे कि आप बीसीसीआई देख लो, है ना, ये भी बनाया उन्होंने, ये मतलब देखो ये सरकारी संस्था है, आपको दिख रहा है, ऐसी एम्स है, आईआईटी है, और बहुत तरह की चीज़ें हैं। समझ पा रहे हैं आप सभी, है ना। आप जो भी सरकारी संस्था देखेंगे सब इसमें आते हैं। राज्य का मतलब वो सारी संस्थाएं हैं, ठीक है, या फिर ये हो सकता है ऐसी सारी संस्थाएं हैं जो सरकार से प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग से बनी हुई है ना, या उनका सहयोग करती है। समझ पा रहे हैं आप? तो ये सारे संस्थान को कहा जाता है क्या, तो इसे कहते हैं राज्य, जो कि आर्टिकल 12 में आपको बताया गया है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 13 में क्या दिया हुआ भैया, आर्टिकल 13 ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। कभी आपसे पूछा जाए कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा है, आपका तुरंत आंसर होना चाहिए आर्टिकल 13 ही होता है। आर्टिकल 13 सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका रीजन देखिए, होता क्या है कि इसमें न्यायपालिका को इस बात का अधिकार होता है कि वो किसी भी ऐसी विधि मतलब कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा लॉ जो भी मौलिक अधिकार का हनन करते हैं, उसका पुनर्अवलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू न्यायपालिका कर सकती है। समझ पा रहे हैं आप? तो आर्टिकल 13 इसीलिए संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है। याद रखिए, पूरे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल आर्टिकल 13 है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यायपालिका को यानी कि न्यायालय को ये हक रहेगा कि कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकार को हमारे नष्ट करेगा या हनन करेगा, तो उसको तुरंत के तुरंत कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू यानी पुनर्अवलोकन किया जा सकता है, और अगर हनन करता पाया गया तो उसे रद्द भी किया जा सकता है। अच्छा दोस्तों, ये विधि शब्द को अभी अच्छे से ध्यान रखिए, मैं आपको इस पर बात करने वाला हूँ। अब देखिए, क्योंकि देखिए विधि पे बात करने वाली थी, अब आपको लगेगा कि सर विधि होता क्या है, आखिर लॉ किस किस चीज़ को कहा जाता है। कईयों के दिमाग में इतना रहता है कि संसद ने जो कानून पारित कर दिया उसे ही बस विधि कहते हैं, उसे ही बस लॉ कहते हैं, उसे ही बस कानून कहते हैं। बिल्कुल ऐसे में मत रहिए। जो राज्य सरकारें पारित करती हैं अपने विधानमंडल से, जैसे हर राज्य अलग अलग है ना, जैसे एमपी की विधानमंडल अलग, राजस्थान का विधानमंडल अलग, मतलब सबकी विधानसभा है, तो ये राज्य भी तो अपने जनता के लिए कुछ कुछ नियम बनाते रहते हैं। तो जो भी वो नियम, जो भी वो विधेयक अपने विधानसभा में पारित कर रहे हैं, वो भी तो एक लॉ ही है, वो भी तो एक विधि ही है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें ये बताने वाला हूँ कि आखिर विधि किस किस को कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आर्टिकल 13 आपको दो चीजें बताएगा। एक तो पहला, आर्टिकल 13 क्या करता है, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर न्यायपालिका को यह शक्ति देता है कि वो उसका पुनर्अवलोकन कर सके। और आर्टिकल 13 ही ये कहता है भैया कि विधि शब्द को परिभाषित किया है ना। देखिए मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा राज्य शब्द किसमें परिभाषित हुआ है, आर्टिकल 12 में। ठीक है, अब विधि शब्द किसमें परिभाषित हुआ है, आर्टिकल 13 में। पुनर्अवलोकन करने की शक्ति न्यायपालिका के पास किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 13 के तहत है। अब हम देखने वाले कि आखिर विधि किसको होता है, तो विधि किस किस को कहते हैं। तो आपने संसद को देख लिया, संसद कानून बनाती है वो विधि है, जो विधानसभा बनाएगी वो भी विधि है, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो भी विधि में आता है।
है ना, किसी भी राज्य सरकार ने कोई भी किसी भी तरह का परिपत्र, कोई भी सर्कुलर जारी किया है वो भी विधि में आता है। कोई ऑर्डर निकाल दिया है, कोई नोटिफिकेशन निकाल दिया है, कोई अधिसूचना जारी कर दी है, किसी प्रकार का रूल बना दिया है, रेगुलेशन बना दिया है, नियम बना दिया है, वो सब ही क्या होते हैं दोस्तों, विधि शब्द की परिभाषा में आते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, है ना। तो आर्टिकल 13 से आपने सीखा पुनरावलोकन और विधि, और आर्टिकल 12 में आपने सीखा राज्य। ठीक है, याद करते चलेंगे। फंडामेंटल राइट्स कैसे होते हैं, निषेधात्मक होते हैं, नहीं है राज्य के लिए। समझ गया ना इतनी सारी चीजें, बढ़िया। मैग्ना कार्टा कहते हैं, ये आपको बताया। और विधि किसे कहा जाता है, देखिए कई सारी बहस होती है, इसलिए ये सारी चीजें वहां लिख दी गई हैं। देखिए प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अब ये दोनों क्या होते हैं, प्री मतलब होता है पहले, पोस्ट मतलब होता है बाद में। और किसके भैया, कॉन्स्टिट्यूशनल। तो संविधान बनने से पहले के जो नियम हैं, जब संविधान नहीं बना था, उसे कहते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब जो संविधान बनने के बाद लागू हुए वो नियम, वो सारे, यानी कि जो संविधान बनने से पहले थे और संविधान बनने के बाद बनाए गए, वो सारे के सारे ही विधि में ही आएंगे। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ रही है ना। और ये अगर विधि में है तो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो कोर्ट में इन्हें चैलेंज किया जा सकता है। ये बात समझ में आ रही है आपके, चलिए बढ़िया। अब देखिए दोस्तों, अब क्योंकि आपसे मैंने बात करी थी कि भाई हम समानता का अधिकार कवर करेंगे इसमें, तो हम शुरू करते हैं आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक के। देखिए कईयों को मैं पूछ चुका हूँ ये क्वेश्चन कि भाई समानता के अधिकार में कितने आर्टिकल आते हैं, तो जिनको भी ये पता है वो भी इसे गलत कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 14 से 18 तक तो लोग सोचते हैं 4 आर्टिकल है। भाई ये अपना मैथ्स मत लगाया करें, इसमें छोटा सा, इसमें 14 आर्टिकल भी काउंट करें, है ना। जब आप इसको भी काउंट करेंगे तभी आपको मिलेगा ये 5 आर्टिकल आते हैं इसमें टोटल। ठीक है, ये बात अच्छे से ध्यान रखिए, कई बहुत सारे क्वेश्चन आए ऐसे कंफ्यूज, छोटे छोटे बिल्कुल एकदम अच्छे से, है ना। तो 14 से लेकर के 18 तक ये 5 आर्टिकल पूरे कवर करता है समानता का अधिकार। शुरू करते हैं दोस्तों आर्टिकल 14 से, है ना। आर्टिकल 14 सभी को पता है, आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं, है ना। देखते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें 14 में पहली बात जो लिखी है वो 1 लिखने का मतलब है 14 का 1, है ना। मतलब इसकी और भी पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो आर्टिकल 14 1 में क्या लिखा हो भैया, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, कानून किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा, ये कहा गया है। अब कई बार क्वेश्चन ये आता है कि जो आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता ली गई है, ये कहाँ से ली गई है। तो दोस्तों याद रखिए इसे इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखिए इंग्लैंड में एक विद्वान हुए थे डाइसी, है ना। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि रूल ऑफ द लॉ होगा, यानी कि विधि का शासन होगा, यानी कि नियम का शासन होता है। ठीक है, तो इसी से प्रभावित होकर के हमने एक आर्टिकल 14 में इनके रूल ऑफ द लॉ से प्रभावित होकर के ये जोड़ दिया, विधि के समक्ष समानता। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, हम किससे प्रभावित हैं विधि के समक्ष समानता के लिए, है ना। तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है। उस बंदे का नाम तक लिख दिया मैंने डाइसी, और किस जगह से लिया है वही मैंने लिख दिया, इंग्लैंड। अच्छा दोस्तों, अब इसमें आपने समझ लिया अगर कि विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कानून के समक्ष सभी को बराबरी। क्या लेकिन दोस्तों क्या ऐसा वाकई हो सकता है, आपको लगता नहीं है। देखिए ये नकारात्मक है, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कानून सबके लिए बराबर हो गया तो बिल्कुल बेकार हो जाएगी चीजें। कैसे भैया, मान लो कि एक बहुत हष्टपुष्ट व्यक्ति है और एक कोई हैंडीकैप्ड व्यक्ति है, भाई मतलब दिव्यांग है ना। हो सकता है उसके बेचारे के पैर ना हो, नहीं कार मतलब ये दिव्यांग मान लो पैर है लेकिन उतना अच्छे से चल नहीं सकता है। अब मान लीजिए दोनों के लिए अगर नियम कायदे कानून बराबर हो जाए, इस बंदे को भी भैया 10 किलोमीटर दौड़ना है और इसको भी कुछ टाइम दे दिया मैंने कि तुमको ये काम करना है भैया आधे घंटे में, और मैंने इस बंदे को, और जो बेचारा दिव्यांग है जिसके पैर सही नहीं है, उसको भी मैं बोलूंगा कि तुम्हें भी 10 किलोमीटर दौड़ना है और तुमको भी मैं वही टाइम देता हूं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर ने बराबरी की है इनके साथ? बिल्कुल नहीं। तो क्या सही लिखा है यहाँ पे विधि के समक्ष समानता? नहीं, ये गलत हो गया। इसीलिए तो यहाँ पे 1 लिखा है, फिर इन्होंने 2 भी जोड़ा। भाई इन्हें, सरकार को ये बात समझ में आ गई है ना, संसद को, हमारे जो निर्माता हैं उन सबको ये बात समझ में आई कि नहीं भैया ये तो दिक्कत वाली बात रहेगी, सबके लिए कानून तो बराबर नहीं हो सकते हैं, अलग तो करने पड़ेंगे, है ना। तो समझ रहे ना बात को। तो क्या किया इनने, अब वो देखिए, इसीलिए फिर आर्टिकल 14 का 2 हिस्सा जोड़ा गया और उसमें देखिए क्या लिखा है, विधियों का समान संरक्षण होगा। अभी जो आपने पढ़ा विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता है ना, कानून सबके लिए बराबर है, और यहाँ पे लिखा है विधियों का समान संरक्षण। ये देखिए समान लिखा है ना, संरक्षण यानी बराबर बराबर सबके हिसाब से होने चाहिए। कहने का मतलब ये ऐसी, मतलब ये अधिनियम ये कहता है कि विधि अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग प्रकार का व्यवहार कर सकती है ना। जैसे मान लो कोई बेचारा दिव्यांग है तो उसके साथ मैं वैसा व्यवहार नहीं करूंगा जो बेचारा नॉर्मल है। जो नॉर्मल है वो तो 10 किलोमीटर आधे घंटे में दौड़ सकता है, लेकिन ये बेचारा दिव्यांग जिसके पैर खराब है ये थोड़ी ना दौड़ सकता है। तो मैं अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार कर सकता हूँ। इस बात का उल्लेख उसी 14 आर्टिकल में फिर दूसरे में कर दिया गया। समझ में आ रही है बात आपके, है ना। तो फिर आपने देखा है, जैसे कि आपने देखा ही हुआ है कि भैया SC के लिए अलग
अलग नियम बने हुए हैं, एसटी के लिए अलग नियम बने हुए हैं, महिलाओं के लिए अलग बने हैं, बच्चों के लिए अलग बने, दिव्यांगों के लिए अलग बने हुए हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो यही तो है जो आप ये आजकल देख रहे हैं, सबके लिए अलग अलग नियम बनना, तो वो किसके तहत आता होगा बंधु? वो आर्टिकल 14 के 2 के तहत आता है ना? तो इनके लिए आप विरोध नहीं कर सकते, वरना देखिए ना, इन सबके लिए अगर लॉ बराबर हो जाए तो फिर कैसे, ये तबका तो कभी उठ ही नहीं पाता। समझ पा रहे हैं आप सभी? बढ़िया। तो अब मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सकारात्मक भेदभाव कर सकता है। ये देखिए जरा, क्वेश्चन सीधे आ सकता है, राज्य सकारात्मक भेदभाव कर सकता है किसके तहत? तो आर्टिकल 2 के तहत। अब आप जिस तरह से अपन ने देखा था कि आर्टिकल 14 का जो 1 वाला था वो इंग्लैंड से लिया था, तो आर्टिकल के 2 यानी कि ये मतलब कानून का भेदभाव कर सकते हैं, ये हमने कहाँ से लिया हुआ है? लेकिन ये सकारात्मक भेदभाव है, इसका बात अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो विधियों के समान संरक्षण कहाँ से लिया हमने? ये भैया हमने लिया अमेरिका से। क्लियर है? तो विधि के समक्ष समानता जो है वो हमने कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से। और विधि का समान संरक्षण कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। क्लियर होगी दोस्तों ये बात? चलिए बहुत बढ़िया है ना। तो आपने ये देखा कानून सबके लिए बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने दूसरे पॉइंट भी जोड़ दिया जो कि अमेरिका से लिया गया था। ये क्लियर हुआ। चलिए अब आते हैं आर्टिकल 15 को पढ़ते हैं। आर्टिकल 15 में फिर से आप देख रहे हैं 1 2 3 4 ये ऐसे जाएगा अभी पूरा, आपको सारे पता होना चाहिए दोस्तों। आर्टिकल 15 क्या है? ये कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, कोई भी तरीके से उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा। मतलब ये 5 तरीके, देखिए आपसे पूछा जाए आर्टिकल 15 में कितने तरह के भेदभाव का आधार दिया हुआ है, तो याद रखिए आपका आंसर होना चाहिए 5 आधारों का उल्लेख किया गया है। और जिस क्रम में लिखा बिल्कुल उसी क्रम में याद रखिए, जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है, इनके आधार पर राज्य जो है भेदभाव नहीं कर सकती है। ओके दोस्तों, अब आर्टिकल 15 का दूसरा देखिए, अभी 15 ही आर्टिकल चल रहा है, आपने एक समझ लिया है ना। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ भैया, देखिए भेदभाव की बात कही है, 5 आधार पे की गई है ना, कि भेदभाव नहीं करना है। अब देखिए आर्टिकल 15 का 2 ये कहता है कि हमारे जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, चाहे वो कुएं हों, तालाब हों, खेलने के मैदान हों, समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से खुले रहेंगे। ठीक है, समान रूप से बिल्कुल खुले रहेंगे। देखिए फिर से पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए, मतलब जितने भी तालाब, कुएं, आपके सार्वजनिक स्थल हैं वो सब के लिए बराबर खुले रहेंगे। लेकिन आर्टिकल 15 के 3 में है ना, इसी के 3 में देखिए एक अपवाद जोड़ दिया गया, और वो अपवाद ये था कि आप सब कुछ खोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं भैया कि सार्वजनिक खोल दें और सबके लिए बराबर होनी चाहिए, लेकिन सरकार जो है, जो राज्य है, वो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, है ना, अगर वो चाहे तो विशेष प्रावधान कर सकता है। वो चाहे तो बिल्कुल घोषित कर सकता है कि दिस पार्क इज ओनली फॉर वुमेन, ये सिर्फ महिलाओं के लिए, ये सिर्फ बच्चों के लिए है, तो इसे कहते हैं, इस तरह के पार्क को कहते हैं विशेष प्रावधान। ठीक है, तो ये विशेष प्रावधान में आएगा। इसको आप ये मत कर देना सर आर्टिकल 15 का 2 तो ये कहता है सबके लिए बराबर है, ये देखिए सबके लिए खुलेंगे, नहीं, तो महिलाओं और बच्चों के लिए अलग प्रावधान किया जा सकता है, इस बात का भी उल्लेख किया गया है। क्लियर दोस्तों? तो भेदभाव पर बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं 15 का 4, और अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। अब आपको इसको समझाने के लिए आपको मैंने, जिसने मेरा लास्ट वीडियो देखा है, मैंने आखिरी में बिल्कुल पॉलिटी के लेक्चर 4 में मैंने आखिरी में चंपाकम केस का नाम का जो है वहां पर बात कही। देखिए चंपाकम आर्टिकल, देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं आर्टिकल 15 का 4th, ठीक है, आर्टिकल 15 का 4 जोड़ा गया है। अब आपको मालूम है कि जब भी कोई आर्टिकल जोड़ा जाता है तो संविधान संशोधन तो होता ही है। तो संविधान संशोधन कौन सा वाला हुआ? पहला ही संविधान संशोधन, देखो है ना, हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, और 1951 में ये देखिए हमने पहला संविधान संशोधन किया और आर्टिकल 15 का 4 जोड़ दिया। ठीक है, 3 तक था, 15-4 हमने जोड़ा है। तो आपसे कभी पूछे कि 15-4 किस संविधान संशोधन के तहत जुड़ा हुआ है, तो आपका आंसर होना चाहिए फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत हुआ है, वो भी 1951 में। लेकिन याद रखिए इससे सिर्फ 15 का 4 ही नहीं जोड़ा गया था, है ना, इससे जो चीज एक और जुड़ी गई थी वो थी 9th शेड्यूल, यानी कि 9वीं अनुसूची भी इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। दोस्तों अभी मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ, 9वीं अनुसूची के बारे में। देखिए 9वीं अनुसूची में जितनी भी चीज़ें रखी जाती हैं वो ऐसी चीज़ें होती जिनको न्यायालय में आप क्या कहते हैं, चुनौती नहीं दे सकते हैं। समझ में आ रही है बात, है ना, इन पर चुनौती नहीं दी जा सकती। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले संविधान संशोधन के तहत हमने आर्टिकल 15 का 4 तो जोड़ा ही है, लेकिन संविधान संशोधन सिर्फ एक ही आर्टिकल के लिए नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलाव होती हैं। इसमें एक और हमने नई अनुसूची तक जोड़ दी, 9वीं अनुसूची हमने बनाई, और 9वीं अनुसूची ऐसी बनाई गई है कि अगर इसके अंदर जो भी नियम, कायदे, कानून या जो भी कानून रखा गया है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अभी ये पॉइंट याद रखिए, आपको इतना याद रखना है कि 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के तहत आई है, आर्टिकल 15 का 4 पहले संविधान संशोधन के तहत आया है, और आपको ये बताया मैंने कि 9वीं अनुसूची में जो भी चीज़ें, जो भी कानून रखे जाते हैं उन्हें जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी आप धीरे धीरे इस लेक्चर में सुनेंगे तो आप इसे ऑलरेडी समझ
जाएंगे। तो अब हमें ये देखना है कि आखिर 15/4 क्यों आया, है ना, और इसमें लिखा क्या है। देखिए इसमें क्या लिखा है दोस्तों, वो बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। देखिए मद्रास में एक नियम निकला था, एक आदेश निकाला गया, सांप्रदायिक आदेश जिसे कहा जाता है, कम्युनल ऑर्डर कहते हैं जिसे, है ना, सांप्रदायिक आधार पर वो ऑर्डर निकला हुआ था। और वो ऑर्डर ये कहता था, ये मद्रास की ये बात है ना, और वो क्योंकि ये चंपाकम लड़की वहीं की है, मद्रास की, और उसी ने केस दायर कर दिया था, तो सुन लीजिए एक बार। तो वहां पर जो है सांप्रदायिक आदेश निकाला गया और उस आदेश के तहत ये कहा गया था कि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वहां पर अलग अलग जाति के लिए सीटें जो रहेंगी वो आरक्षित रहेंगी। ये बात समझ में आ रही है आपके, है ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो एक मद्रास ने एक सांप्रदायिक आदेश निकाला और उसमें ये कह दिया गया भैया कि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनमें अलग अलग जाति के लिए सीटें जो हैं वो आरक्षित रहेंगी। तो जब इस तरह से सीटें आरक्षित थी तो जो चंपाकम नाम की लड़की थी ये भी बेचारी MBBS करना चाहती थी, लेकिन इसे जो होता है कि एडमिशन मिलता नहीं है। इसी ये मालूम है ना, ये ऑर्डर निकला हुआ है भाई, जाति के आरक्षित हो रही चीज़ें, तो उसको मिलता नहीं है एडमिशन, तो वो फिर केस दायर कर देती है ना। मद्रास तो चंपाकम वर्सेस मद्रास गवर्नमेंट, ये केस चला भी भयंकर सारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा भैया, सुप्रीम कोर्ट ने इस सांप्रदायिक ऑर्डर को रद्द कर दिया। उन्होंने बोला ये बिल्कुल गलत बात है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा सुनवाई में उस दिन कि आप शिक्षण संस्थानों में, यानी कि पढ़ाई की जगह पर, यानी जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं हमारे, है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, उनमें आप रिजर्वेशंस नहीं कर सकते सॉरी, आप उनमें रिजर्वेशंस नहीं कर सकते, आप उनमें आरक्षण नहीं कर सकते। लेकिन बात ये हुई कि भैया अब आपको तो मालूम है कि राज्य सरकारों को इनके लिए कुछ ना कुछ तो काम करना ही है भाई, कि मतलब जैसे ये बेचारे जो उस समय नहीं उठ पाए थे, इनको शिक्षण से जोड़ना ही था, तो इनके लिए कुछ ना कुछ तो आरक्षण होना चाहिए था, ऐसा था। तो भैया इसके जवाब में हमारी जो संसद है तभी लेकर के आती है पहला संविधान संशोधन। ये जवाब था सुप्रीम कोर्ट को, मतलब समझ लीजिए कि ये उनके प्रभाव को पलटने के लिए था कि आपने जो पूरी तरीके से आरक्षण बोल दिया कि नहीं होना चाहिए, तो उसको थोड़ा सा जवाब देने के लिए, मतलब उसको थोड़ा सा उलटने के लिए कि नहीं आरक्षण होना चाहिए, तो सरकार जो है पहला संविधान संशोधन लेकर के आती है और 15/4 जोड़ देती है। अब आप बोलेंगे सर 15/4 में आखिर है ऐसा क्या जिसके लिए इतना बवाल मचा, और मतलब सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद भी संविधान संशोधन करके ये जोड़ा गया है। तो इसमें दोस्तों यही बात लिखी है। अब देखिए आर्टिकल 15(4) ये कहता है कि राज्य, ये 15(4) जो जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन के तहत, कि राज्य अनुसूचित, यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति, यानी SC ST तथा SC और ST तथा समाज में सामाजिक और शैक्षणिक, ये देखिए सामाजिक, सोशली, और शैक्षणिक यानी कि एजुकेशनली रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान राज्य कर सकेगा। समझ पा रहे हैं आप, यानी कि SC के लिए, ST के लिए और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए जो राज्य है वो शिक्षण संस्थानों में, देख रहे हो आप, आरक्षण कर सकेगा, ये बात बोल दी। जबकि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो उसको उलट दिया था पहले संविधान संशोधन के तहत, और उलटने के लिए आर्टिकल होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए, तो उन्होंने एक आर्टिकल, ये नियम ये बना करके आर्टिकल 15(4) में रख दिया था। बात क्लियर हो रही दोस्तों, है ना, शिक्षण संस्थानों में वो कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब भैया आर्टिकल 15 के 5 को देख लीजिए, ये भी कमाल का है दोस्तों, इसका भी इतिहास है। जिस तरह से 15(4) था, है ना, याद रखिए आप अभी कंफ्यूज ना जाए, क्योंकि अभी थोड़ी देर में आप पढ़ेंगे 16(4) और उसमें भी यही भेदभाव है। तो याद रखिए 15(4) आप पढ़ रहे हो, इसमें हमने जो रिजर्वेशन दिया है वो इंस्टीट्यूट्स में दिया है ना, पढ़ाई के इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल कॉलेज की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, और 16(4) कुछ और रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। 15(4) जब मैं बोलूँ तो आपका दिमाग जाना चाहिए सर कॉलेज में और इंस्टीट्यूट में आपने जो आरक्षण के लिए कहा था इसमें ना, कि इसमें संविधान संशोधन फर्स्ट के तहत इसे जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो हम पढ़ते हैं आर्टिकल 15 के 5वें हिस्से को। भाई दोस्तों, जिस तरह से आर्टिकल 15 का 4 जोड़ा गया था फर्स्ट संविधान संशोधन से, उस तरह से आर्टिकल 15 का 5 जोड़ा गया है 93वें संविधान संशोधन 2006 में। अब ये क्या है दोस्तों, ये क्या चीज थी, देखिए इसको समझाने के लिए मैं थोड़ी सी एक चीज सुना देता हूँ, हिस्ट्री समझ लीजिए। देखिए जब हमारे संविधान निर्माता थे, संविधान निर्माता जो थे, उनने ये तय किया था कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण कभी नहीं होगा, है ना, मतलब उनको आरक्षण से बाहर रखा जाएगा, ऐसा हमारे संविधान निर्माता यानी संविधान सभा ने ऐसा सोचा था। तो ये उच्च शिक्षण संस्थान मतलब किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, IIT, IIM, एम्स, समझ पा रहे हैं, ये सारे के सारे उच्च शिक्षण संस्थान है। और यहाँ पर उन्होंने यही सोचा था, जो संविधान बना रहे थे, उन्होंने कहा था कि आरक्षण से इन्हें बाहर रखेंगे। भैया ये सब चल ही रहा था कि 2006 में बवाल मचा,
बवाल ये मचा। एम्स में, दिल्ली में एम्स में बहुत बिल्कुल आंदोलन हो गया था और उस आंदोलन में ये कहा गया कि भैया इन बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। भयंकर आंदोलन हुआ और इस आंदोलन का फलस्वरूप ये हुआ कि सरकार को 93वां संविधान संशोधन करना पड़ा। और आपको मालूम है कि अगर 93वां संविधान संशोधन किया है तो कुछ तो जोड़ा होगा, और जो जोड़ा है वो आपके सामने ही है, 15 का 5। और आपको मालूम है ना संविधान संशोधन किसके बाद किया है इन्होंने? इस आंदोलन के बाद, जिसमें क्या कहा गया भैया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इन बड़े बड़े यानी कि IIT IIMs में भी क्या होना चाहिए? रिजर्वेशन होना चाहिए। तो आप समझ पा रहे हैं कि 15.5 में क्या लिखा होगा? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 15.5 में लिखा हुआ है, ये कहता है, लिखा गया कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है वहां पर भी समाज के पिछड़े हुए लोगों तथा SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकेगा, है ना। अब आप बोलेंगे सर 15.4 में और 15.5 में अंतर क्या है? देखिए 15.4 जो है वो सिर्फ शिक्षण संस्थानों के बारे में है और ये उच्च शिक्षण संस्थानों के बारे में है। तो ठीक है, ये IIT IIM के बारे में बोला जाए तो 15 का 5 टिक लगाइएगा, और जब नॉर्मल कॉलेजेस बोले जाएं तो फिर मतलब जो निम्न स्कूल होते हैं, है ना, निम्न कॉलेज होते हैं, उनके लिए बोला जाए तो 15 का 4 लगाइएगा। ये बात क्लियर हो रही है आप सभी के? ठीक है, चलिए दोस्तों अब आते हैं आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 अगेन, आर्टिकल 16 आप सबको पता ही है, ये रोजगार के अवसर की समानता है। ठीक है, 15 आप जो पढ़ रहे थे वो भेदभाव, और उसमें आपने पढ़ा कि भैया स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन, है ना, कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए था, उसको जाति आधार पे ख़त्म किया गया। ठीक है, तो 15.4 में ये बात कही गई। 15.5 में ये कहा गया कि IIT IIM में भी जो है रिजर्वेशन होना चाहिए। 2006 का आपने आंदोलन देखा, है ना, ये आप समझ गए। आप अब हम बात कर रहे हैं रोजगारी। देखिए ये नौकरी की बात है ना। अब नौकरी में भी तो रिजर्वेशन लोगों को मिला है। अभी तक तो आपने पढ़ाई और कॉलेज में देख लिया रिजर्वेशन, अब नौकरी में भी देख लो। तो नौकरी का रिजर्वेशन की बात हो तो आर्टिकल 16 में आ जाइएगा, और जब भी आपके पढ़ाई IIT इन सब के कॉलेज में रिजर्वेशन की बात हो तो आपको आंसर कौन सा कर देना है? आर्टिकल 15 का 4 और 5 में चले जाना है ना। उसमें भी आपको क्लियर है कि IIT की बात हो जाए तो आर्टिकल 15(5), और IIT की बात ना हो और रिजर्वेशन पूछा जाए शिक्षण संस्थानों में तो फिर आप बोल सकते हैं आर्टिकल 15(4). ठीक है ना, IIT के लिए 15(5) ही बोलिएगा, बस इतना ध्यान रखिए। दोस्तों आ जाते हैं रोजगार वाले अवसर की समानता में, कि भाई रोजगार में अवसर की समानता होगी, मतलब सबको बराबर मौका दिया जाएगा रोजगार लेने का। ये आर्टिकल 16 का 1 कहता है। आर्टिकल 16 का 2 क्या कहता है भैया? राज्य किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ देखिए अब आप सोचेंगे सर ये भी भेदभाव है, और अभी हमने 14 में भी तो क्या कहते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले भेदभाव एक बार और पढ़ा था अभी, तो फिर वो भेदभाव अलग था और ये भेदभाव अलग है क्या, जो 15 में भेदभाव लिखा है? नहीं, देखिए वहां पर भेदभाव नॉर्मल भेदभाव है। यहां पर कहा है मतलब सरकारी नौकरी देते वक्त भेदभाव नहीं होगा। तो यहां पर भी देखो आप जरा फिर से वही पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। क्या क्या पॉइंट लिखे हैं आप देख सकते हैं। ऐसे कितने मतलब कितने आधार हैं ऐसे टोटल? तो ऐसे टोटल 7 आधार दिए हैं। देखिए शुरू के 5 तो आपने अभी अभी 15(4) में देखे ही हैं, है ना। वहां पे मालूम है ना 5 आधार पे दिए थे। कौन से? जाति के आधार पे भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पे नहीं होगा, मूल वंश के आधार पे नहीं होगा, लिंग के स्थान पे नहीं, लिंग के आधार पे नहीं होगा, जन्म स्थान के आधार पे नहीं होगा। तो ये 5 तो आपने 15(4) में ऑलरेडी देखे हैं। ये देखो मैंने लिखा भी है 15(4) में, आपने देख लिए इन्हें। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पर तो मैंने 7 लिखे हैं, तो 5 तो वही हो गए, तो 2 और जुड़े गए कि भैया नौकरी देने में आपको ये भी नहीं देखना कि वो बंदा कहाँ से पैदा होकर के आया है, मतलब ओरिजिन क्या है। ठीक है, और ये भी नहीं देखना कि वो रहवासी कहाँ का है। तो इनमें 2 चीजें और दे देगी, क्योंकि नौकरी की बात है ना, वो तो बस ऐसे ही था कि मतलब भेदभाव नहीं करना है। समझ पा रहे हैं आप दोस्तों, है ना। तो इसमें 2 और जुड़े। तो याद रखिए जब आपसे 16 के आर्टिकल 2 में पूछा जाए कितने आधार रखे गए तो 7, उधर 15 में पूछा जाए तो बोलिए 5। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से कंपेयर करते हुए लेके चल रहा हूं, तो आप इनको ध्यान रखिए। चलिए भाई अब आ जाते हैं आर्टिकल 16 के 3 में। भाई आर्टिकल 16 का 3 ये अपवाद बन गया। अपवाद किसका बन गया उसको समझाने के लिए पहले वापस आ जाते हैं। आपने देखा कि आर्टिकल के 2 में लिखा हुआ है भेदभाव नहीं करना है, किसी भी आधार पर राज्य सरकार नहीं करेगी, और वो 7 आधार दिए हैं। और उन 7 आधारों में आप देख रहे हो कि जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान, ओरिजिन, एक लिखा है निवास। और आपने देखा है ना भैया सरकारी नौकरी जब देने की बारी आती है तो कई सारे राज्य अपने आप को लॉक कर चुके हैं कि भैया हम सिर्फ अपने वाले बंदों को देंगे, और बाहर से जो भी आएगा SC ST वाला उसे जनरल की तरह ट्रीट करेंगे। अगर मान लो वो देता भी है तो जनरल की तरह, और कई सारे तो एग्जाम में तो बाहर के लोग आ ही नहीं सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये तो भेदभाव हो गया, जबकि यहाँ तो साफ साफ लिखा है निवास। तो अब आप इसके तहत तो भाई बोल दोगे मौलिक अधिकार का हनन हो गया, जा रहा हूं मैं तो वहां पे, भाई मैं महाराष्ट्र में रहता हूं और मुझे मध्य प्रदेश सरकार नौकरी नहीं देना चाह रही है। तो भाई ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि भैया आप नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें एक बात और लिखी है, और वो अपवाद बना के लिखी गई है। 16 के 3 में लिख दिया गया है कि राज्य चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। वो बिल्कुल बोल सकता है कि मेरे राज्य के लोगों को ही मैं नौकरी दूंगा। ये देखिए निवास का मतलब यही होता है ना, आप समझ पा रहे हैं। और हाँ, और ये चीज आपको देखने को भी मिल जाएगी भैया, कहाँ देखने को मिल जाएगी?
आपने देखा होगा कि कर्नाटक में ऐसा हुआ भी था। देखिए 98 जो 98वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत संविधान संशोधन जब भी होता समझ जाइए एक आर्टिकल जुड़ेगा। तो 98 संविधान संशोधन में एक आर्टिकल जुड़ा, आर्टिकल का नाम था 371J। ये बात क्लियर होगी है। इसमें क्या है लिखा, ये क्यों किया गया है भैया, और मैं यहाँ पे आपको ये क्यों बता रहा हूँ। निवास जब मैं बता रहा हूँ कि अपवाद है कि निवास के हिसाब से जो है भेदभाव कर सकती है राज्य सरकार, और मैंने तुरंत फिर आपको जो है बता दिया भैया 98 वाला ये संशोधन है ना, संविधान संशोधन हो गया। तो अच्छा एक पॉइंट याद रखिए, है ना, इसमें स्किप ना हो जाए कहीं वो। देखिए राज्य चाहे तो निवास के आधार पर जो है भेदभाव कर सकता है, लेकिन इस संबंध में जो कानून बनाने के अधिकार होंगे, ऐसा नहीं होगा कि राज्य की विधानसभा को ही वो अधिकार दे जाएगा। ठीक है, आप निवास के आधार पर जब भी भेदभाव करना चाहेंगे तो इसके लिए कानून आपको संसद बना करके देगा, और जब संसद बनाता है तभी तो ये संशोधन संविधान संशोधन होते रहते हैं। तो इसलिए तो 98 संविधान संशोधन लिखा हुआ है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, है ना। राज्य को निवास के आधार पर भेदभाव करने के लिए कहा है, लेकिन उससे जुड़ा कानून सिर्फ संसद पार करेगी, ये नहीं कि राज्य की विधानसभा ही कर लेगी। ठीक है, तो जब संसद पार करेगी तो संविधान संशोधन लेकर के आती है, और संविधान संशोधन लेकर के आती तो एक आर्टिकल जोड़ती है, तो आर्टिकल जोड़ दिया 371 का J। ठीक है, और अब देखिए इसमें लिखा क्या है। कर्नाटक के लिए आता तो कर्नाटक के राज्यपाल को एक शक्ति, विशेष शक्तियां इसमें दे दी गई थी, और देते हुए यह कहा गया था कि कर्नाटक हैदराबाद रीजन, देखिए जरा ध्यान से, कर्नाटक हैदराबाद रीजन के लोगों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दे सकेंगे, है ना, लेकिन ये प्रावधान करने की शक्ति संसद के पास है, ये ध्यान रखिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई वो चाहते थे कि ये कर्नाटक हैदराबाद रीजन के जो पिछड़े हुए लोग हैं, इन्हें जो है हम सरकारी नौकरियां दे दें, इनको थोड़ा सा प्राथमिकता दें। तो इसके लिए एक भाई अब आपको मालूम है ना, जब जैसे ही आप ऐसी बात करते हो तो अब आप ये क्या कर रहे हो, अब आप कह रहे हो भैया निवासी, है ना, तो निवासी के लिए जब भी कोई चीज़ करनी है भैया तो फिर संसद में नियम लाना पड़ेगा। संसद में नियम लाया गया 98 संविधान संशोधन, और ये जोड़ दिया गया, नियम बना दिया गया, ये लो भैया अब आप दे सकते हो। ठीक है, संसद के द्वारा ये पारित हो गया। ये बात समझ में आ रही है आप सभी के दोस्तों। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये तो था आर्टिकल 3 जो कि अपवाद था कि निवास के हिसाब से दिया गया था। आर्टिकल 16(4) को देखिए, ये क्या कहता है। ये कहता है कि यदि राज्य को ऐसा लगता है कि समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं, या ऐसे लोग जिनका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है ना, मतलब कि वो अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, मतलब उतना उनका प्रतिनिधि नहीं है, वो जिस तबके से आते हैं उस तबके के लोगों का ज़्यादा जो परसेंटेज है वो सरकारी नौकरी में नहीं है, अगर ऐसा लगने लगे सरकार को, है ना, और अगर वो समाज के पिछड़े हुए लोग हों और सरकार को ये भी मालूम चल जाए, तो उनके लिए सरकार आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है सरकारी नौकरियों में। ये बात समझ में आई दोस्तों। मैंने अभी आपसे कहा था आपको 15(4) से कंफ्यूज नहीं होना है ना। 15(4) में जो दिया गया है वो शिक्षण संस्थानों में एंट्री के लिए था, यहाँ पर जो दिया गया है ये सरकारी नौकरी में एंट्री के लिए है। क्लियर है, बढ़िया से पेन कॉपी लेकर के इस बात को अच्छे से कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब बात ये है दोस्तों, देखिए हम ये तो बोल देंगे भैया कि राज्य ऐसा, अगर राज्य को ऐसा लगता है, ये देखो ऐसा लगता है लिखा है, अगर ऐसा लगता है कि जो समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं, या ऐसा जिनका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, उनके लिए सरकार आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। तो ये ऐसा लगता कैसे, क्या मन से लग जाएगा, अपने मन से लग जाएगा कि सामने वाला पिछड़े वर्ग की कमी है कि नहीं है, और वो पिछड़ा हुआ है कि नहीं है भैया। तो इसके लिए कुछ तो होना चाहिए, है ना, कोई संस्था होनी चाहिए ऐसी, मतलब कोई तो होगा, कोई आयोग होगा जो ये काम करेगा और बताएगा मुझे कि भैया इनका परसेंटेज कम है, इनको आरक्षण दे दो, ये वो, है ना। और फिर इस और अगर वो क्या कहते हैं, और अगर वो आयोग आ रहा है तो कोई व्यक्ति उसको जो है बोलने वाला होगा, मतलब कोई व्यक्ति उसको स्थापित करने वाला होगा। भैया ये आयोग स्थापित होते तो बिल्कुल सही दोस्तों, हमारा आर्टिकल 14 अपने को यही शक्ति देता है ना। आर्टिकल 14 बोल रहा हूँ, आर्टिकल 340, आर्टिकल 340 में यही साफ साफ कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट होंगे एक आयोग का गठन करेंगे, और जो इस बात का पता करेगा कि भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग कौन हैं और कौन है ना, और उनकी हालत क्या है। फिर से बोल रहा हूँ, आर्टिकल 340 के तहत प्रेसिडेंट एक आयोग का गठन करते हैं, ये बात ध्यान सुनिए, है ना, गठन करते हैं, और इस बात का पता लगाने के लिए ये करते हैं कि मतलब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग कौन हैं। ठीक है, तो अब जब ये नियम बना है तो क्या ऐसा कुछ बनाया है, किसी ने आयोग बनाया? बिल्कुल बनाया भैया। 1953 में ये देखिए, हमारा संविधान लागू होने के 1950 में हुआ था, और 1953 में ही एक आयोग बना दिया गया। प्रेसिडेंट साहब ने ऐसा बनाया एक आयोग, जिसका नाम रखा गया काका कालेलकर आयोग, है ना। तो कई बार क्वेश्चन ये आ सकता है दोस्तों आपके पास कि काका कालेलकर आयोग किससे जुड़ा हुआ है, तो याद रखिए ये बनाया गया है पिछड़े वर्गों के स्थिति को पता लगाने के लिए।
बात समझ में आ रही दोस्तों, है ना। पिछड़े वर्गों की स्थिति को पता लगाने के लिए काका कालेलकर आयोग बनाया गया था 1953 में, बिल्कुल याद रखिए। अब देखिए, अगर ये आयोग बन गया है तो ये स्टडी करेंगे 2 साल तक, कुछ तो समय लेंगे, तब तो बता पाएंगे भैया कि क्या स्थिति है। तो उन्होंने 2 साल लिए और 1955 आता है, ये देखिए यहाँ पर, है ना। 1955 में इन्होंने फिर अपने रिपोर्ट जारी करी, है ना, सिफारिशें दी, लेकिन बात हुई कि उस सिफारिशों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है। अब भाई ये समय बीत गया खूब सारा, फिर आते हैं मोरारजी देसाई, ये प्रधानमंत्री बनते हैं। मोरारजी देसाई की सरकार ने 1978 में पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए फिर से एक आयोग बनाया, और वो आयोग था वीपी मंडल आयोग। देखिए, अभी आपने जो पढ़ा वो काका कालेलकर आयोग था, जिसकी सिफारिशें किसी ने ध्यान ही नहीं दी। ठीक है, वो समय बीत गया, फिर 1978 पे आ जाओ सीधे, 1955 के बाद मोरारजी देसाई पीएम बनते हैं। लेकिन आप तो बोलेंगे सर ये तो प्रेसिडेंट आयोग करता है, ये पीएम आयोग कैसे कर रहा है? भैया पीएम प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल के सबसे प्रधान है, इसीलिए प्रधानमंत्री है। और ये पूरा मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री को मिला करके किसको क्या कहते हैं, किसकी सहायता करता है? ये राष्ट्रपति की सहायता करता है ना। और राष्ट्रपति बाध्य होते हैं इनकी सलाह मानने के लिए। तो भैया इनने सलाह दे दी कि भैया आप आयोग गठन करो, तो राष्ट्रपति के पास ही तो पावर है कि आर्टिकल 340 के तहत ये आर्टिकल क्या कहते हैं आयोग गठन करेंगे, लेकिन ये अपने मन से नहीं करते हैं। 340 का प्रयोग ये करते हैं मंत्रिमंडल की सलाह पर, है ना, और सलाह मानना इनके लिए बाध्यकारी है। समझ गए ना। इसीलिए यहाँ पर मैंने सीधे मोरारजी देसाई लिखा है। तो आपको याद रखना है कि काम तो भाई रूल के हिसाब से ही होगा। ये देखिए प्रेसिडेंट द्वारा ही लाया जाएगा, लेकिन बस वो अपने मंत्रिमंडल से सलाह करते हैं उस बारे में। तो मोरारजी देसाई ने कहा कि भैया बीपी मंडल आयोग बनाओ पिछड़े वर्ग के लिए। तो अब दोस्तों आपके पास 2 आयोग हैं, एक है काका कालेलकर पिछड़े वर्ग से जुड़ा हुआ, और एक है आपके पास बीपी मंडल पिछड़े वर्ग से जुड़ा हुआ। ठीक है। तो अब इनने भी 2 साल का टाइम लिया भैया, जैसे उनने लिया था 1953 में, 55 में उन्होंने दे दिया, तो ये 1978 में ले रहे हैं, तो 1980 में ये देंगे। इनकी सिफारिशें आई, लेकिन तब तक क्या हुआ कि जब इनकी सिफारिशें आई हमारे जो है मोरारजी साहब की सरकार गिर गई। मोरारजी साहब की सरकार गिर गई तो फिर इंदिरा गांधी जी वापस सरकार में आ गई, है ना। और जब सरकार इधर अदला बदली हो रही थी तो इनकी सिफारिशों में फिर से किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो भैया दोनों भैया देखो सिफारिशें आती रहती हैं और ये खत्म हो जाता काम। फिर आते हैं वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बन के, ये 1990 की बात है। वीपी सिंह जी ने क्या किया? नहीं चिंता मत करिए, इन्होंने नया आयोग नहीं बनाया है इन्होंने क्या किया है कि ये जो मंडल आयोग है उसी की सिफारिशें पढ़ी और लागू कर दी। क्लियर हो रही है बात। और यही मंडल आयोग दोस्तों आज आपको दिखता है जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया है 27% का, एससी को आरक्षण दिया गया 15% का, एसटी को आरक्षण दिया गया 7.5% का। ये जो आप आरक्षण देखते हैं आज यही मंडल आयोग की वजह से है। क्लियर हो रही दोस्तों बात। चलिए बढ़िया। फिर भैया अब आगे चलते हैं। अब बात ये थी दोस्तों कि जब ओबीसी को मिला, एससी को मिला, एसटी को मिला, तो आपने देखा है अभी अभी कि जो राज्य सरकार है उन्होंने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, देखिए जनरल कैटेगरी को मतलब नहीं मिलता रिजर्वेशन, लेकिन अभी अभी आपने सुना है कि जनरल कैटेगरी के जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड में आते हैं, यानी कि जो सामान्य जाति के हैं लेकिन वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उनको भी जो है आरक्षण दिया गया है। ठीक है, आरक्षण दिया गया है। तो जब आरक्षण दिया गया है ना, तो अब हो गया है। लेकिन जब ये शुरू में ये बात आई थी तो एक इंदिरा साहनी थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इंदिरा साहनी ने जब देखा कि मंडल आयोग ने ओबीसी को 27% और ये क्या कहते हैं ये सामान्य वर्ग ने जब आवाज़ उठाई कि भाई हमें भी आरक्षण चाहिए, और उन्होंने कहा कि हमें जो है आरक्षण दो आर्थिक आधार पर। और बात सही भी है भैया, बेचारे वो गरीब भी तो हो सकते हैं कि मालूम चल रहा है उनके फॉर्म के दाम इतने सारे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है, काबिलियत तो है, तो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, तो उनको भी तो भैया मिलना चाहिए, है ना। तो बात ये थी कि ओबीसी के 27% और सामान्य वर्ग के क्या कहते हैं आर्थिक रूप से आरक्षण को लेने से, मतलब इन दोनों की मांग को चैलेंज कर दिया इंदिरा साहनी ने कोर्ट में, है ना। ओबीसी के 27% रिजर्वेशन को और जनरल कैटेगरी के आर्थिक रिजर्वेशन को उन्होंने वहां पर कोर्ट में चैलेंज किया। अब देखिए हुआ क्या। इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ होता है ना, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया केस गया ना, क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो 1992 का मामला है ये। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वाले मामले में 3 चीजें सुनाई। पहली, मतलब जो बातें कही हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। पहली उन्होंने ये कही ओबीसी के मामले में, क्योंकि इन्होंने दोनों को लेकर कहा था ना, सामान्य वर्ग और ओबीसी के लिए इंदिरा साहनी गई थी भैया ये क्या है। तो उन्होंने ओबीसी के लिए सबसे पहले फैसला सुनाया, उसमें कहा कि ओबीसी को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर, ये देखिए अभी आपने पढ़ा था ना सामाजिक शैक्षणिक और मतलब सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर हम आरक्षण दे सकते हैं, है ना। तो ओबीसी को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण देना संवैधानिक है, मतलब ये बिल्कुल जायज है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है उनको आरक्षण दिया जा सकता है। ये बात समझ में आ रही है। और ये कहाँ लिखा है दोस्तों? आर्टिकल 16(4). ये बात समझ में आ रही है आपके,
है ना, आर्टिकल 16(4) में ही लिखा हुआ है ना, अभी पढ़ के आए हो आप, ठीक है। तो ये वहाँ तो लिखा हुआ है, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये लिखा हुआ है, इसलिए ये बिल्कुल ठीक है भाई, ओबीसी को मिलना चाहिए क्योंकि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। लेकिन उन्होंने वहीं सामान्य वर्ग के लिए जो आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात कही, तो उसे उन्होंने असंवैधानिक ठहरा दिया। और क्या कह दिया भैया कि ये इसलिए कह दिया उन्होंने क्योंकि आर्थिक पिछड़ेपन का उल्लेख संविधान में कहीं किया ही नहीं है। अगर इसका भी उल्लेख कहीं किया होता कि भाई आर्थिक पिछड़ेपन के हिसाब से भी आप किसी को जो है आरक्षण दे सकते हो, है ना, तो अगर ऐसा कहीं संविधान में लिखा होता तो ये मिल जाता, लेकिन लिखा नहीं है तो नहीं दे सकते। और भाई सुप्रीम कोर्ट लिखे हुए भी बात करती है, तो जब ये लिखा नहीं तो उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है। क्यों? क्योंकि संविधान में कहीं भी आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण देना कहीं लिखा हुआ नहीं है। तीसरी बात इंदिरा साहनी वाले मामले में उन्होंने कही कि भाई आरक्षण जो है, कोई भी जब आप नौकरी निकालते हैं तो उसमें जो आरक्षण है वो 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। 50% उसकी अधिकतम सीमा है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बात और जोड़ दी, हाँ, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इस आरक्षण को बढ़ाया जा सकता है। आप यकीन नहीं मानोगे, और इसको बढ़ाया भी गया। तमिलनाडु ने अपना आरक्षण 50% नहीं रखा है, 69% बना के रखा हुआ है। और सोचिए जरा, जबकि लिमिट 50% है, लेकिन 50% में एक लाइन और क्या जुड़ी हुई है कि विशेष परिस्थितियों में आरक्षण बढ़ाया जा सकता है। तो तमिलनाडु ने यही कह दिया कि भैया हमारे यहाँ विशेष परिस्थितियां हैं और इसीलिए हमारे में 50% से काम नहीं चलेगा, हमें 69% करना पड़ेगा। तो उन्होंने 69% कर लिया है दोस्तों। इसमें एक बात और कही गई है, क्या है वो, कि प्रमोशन में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं होना चाहिए। देखिए, सब इंदिरा साहनी वाला मामला है, ये सारे पॉइंट बंदो कहीं लिख लीजिएगा, ये समझ लीजिए, जो भी है ना, आपको याद रखना है, बस इनको ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा। तो प्रमोशन में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये कह दी थी कि भैया कि जो अधिकतम सीमा होगी वो 50% होगी और विशेष परिस्थितियों में दी जा सकेगी। और तमिलनाडु ने इसका इस्तेमाल भी किया और 69% करके रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, आपको मालूम है कि जब भी आप आरक्षण बढ़ाते हो, है ना, अब आरक्षण वाला मामला है तो संसद से होके जाएगा, तो मतलब संसद में पहले बिल आया होगा और पास हुआ होगा, तभी तो ये 69% हुआ है। तो जब संसद में आया होगा तो कहीं ना कहीं संशोधन आया होगा, तो बिल्कुल सही। ये देखिए, 76वां संविधान संशोधन लाया गया था 69% करने के लिए। 76वां संविधान संशोधन लाया गया और द्वारा लाया गया, और इस कानून को ये देखिए 1995 में लाया गया और उसी के तहत जो है 69% इसे कर दिया गया। अब देखिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तमिलनाडु का ये नियम कभी भी बदले, तो आप देख रहे हो मतलब, और या इस कानून को कभी चुनौती दी जाए कोर्ट में। तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, यानी कि जिसके थ्रू हमने 15(4) जोड़ा था और 9वीं अनुसूची जोड़ी थी। तो याद है आपको, 9वीं अनुसूची ही वो जगह है जहां पे अगर किसी कानून को रख दिया जाए तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये बात उन्हें मालूम थी, तो उन्होंने क्या किया, 76वें संविधान संशोधन 1995 के तहत सबसे पहले तो अपने यहाँ का आरक्षण इतना कर लिया, और इस आरक्षण को कोई चुनौती ना दे पाए उसके लिए उन्होंने तुरंत ही इस वाले नियम को 9वीं अनुसूची में ठूस दिया, है ना। आप समझ पा रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, द्वारा किया गया, और इस कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें शामिल कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब दोस्तों देखिए, जिन्होंने भी मेरा पिछला वीडियो देखा, ये काफी कनेक्शन वाला मामला है, आप इसको समझ जाएंगे। मैं एक बार पूरा अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। देखिए, आप सबको पता है कि 24 अप्रैल, है ना, ये डेट आप सबको पता है, और आपको सन भी याद होना चाहिए, 1973। ये वो डेट है, देखिए 1973 की बात कर रहा हूं मैं, है ना। और हम अभी ये जो कानून लेकर के आए, ये 1995 का है। ठीक दोस्तों, ये बात समझ में आ रही है आपके, ये 1995 का है। अब इन दोनों को देख लीजिए, तो 1973 पहले है और 1995 बाद में है, इतना तो आपको क्लियर होता है। ये मैंने ये डेट क्या लिखी है, 24 अप्रैल 1973, ये वो दिन है दोस्तों जब केशवानंद भारती मामले में फैसला सुनाया गया था। 24 अप्रैल 1973 सबसे ऐतिहासिक फैसला है। 13 जजों की टीम थी, 7 इसके पक्ष में थे और 6 इसके विपक्ष में थे, तो मेजोरिटी वालों की बात सुनी गई। अब देखिए, केशवानंद भारती मामले में ही सरकार को, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था सरकार को कि आप संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकते हो, बिल्कुल संशोधन कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, वो संविधान की नष्ट नहीं होनी चाहिए। अगर वो नष्ट होती पाई गई तो तुम चाहे कोई नियम को 9वीं अनुसूची में ही क्यों ना रख लो, उससे भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, केशवानंद भारती मामला 1773 का है। इसमें साफ साफ कहा गया कि सरकार संसद के थ्रू किसी भी संविधान, किसी भी आर्टिकल में, किसी भी भाग में, किसी भी हिस्से में, मौलिक अधिकारों में भी, कहीं पर भी संशोधन बिल्कुल कर सकती है सरकार। हाँ, लेकिन वो संशोधन अगर ऐसा हुआ जो बेसिक स्ट्रक्चर को,
जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है अगर उसे हानि पहुंचाएगा तो फिर तुम चाहे कोई भी नियम बना करके 9वीं अनुसूची में ही क्यों ना जोड़ दो। 9वीं अनुसूची जो कि वो है जैसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि अगर आधारभूत संरचना को नुकसान पहुंचा और तुम भले ही फिर कहीं भी उसे ठूस लो तो भी उस नियम को उठा करके कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। और चैलेंज ही नहीं किया जा सकेगा, अगर कोर्ट को यह लगा कि आपने जो है उसमें गलत किया है, कहीं ना कहीं हनन हो रहा है किसी मौलिक अधिकार का या किसी बेसिक स्ट्रक्चर का हनन पाया गया, तो वो उसे रद्द भी कर सकता है। तो आप समझ पा रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है, तो ये संशोधन तो 1995 में आया, तो जब तमिलनाडु का ये 69% वाला जो मामला है, जब इन्होंने इसे 9वीं अनुसूची में ये सोच के रखा होगा कि इसे कोई भी चुनौती नहीं दे पाएगा, तो आपको दिख रहा है केशवानंद भारती मामला तो सबने पढ़ा हुआ है 1773 का, जबकि उसमें लिखा हुआ है। तो आप अब होगा क्या, तो उन्होंने क्या किया कि इसको चुनौती दे दी। आप समझ पा रहे हैं ना। कई लोग यही नहीं समझ पाते कि सर चुनौती नहीं दे सकते तो फिर चुनौती कैसे दे ली भैया। इन्होंने दे ली केशवानंद भारती के मामले में, और ये इसलिए दे पाए, ये कोर्ट गए होंगे तो उन्होंने ये कहा होगा कि ये जो तमिलनाडु का 69% हुआ है जो कि 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है ना, ये आधारभूत संरचना को नुकसान पहुंचाता है। जब आप ये बोलेंगे तब जाकर के यहां से 9वीं अनुसूची से जो है कोर्ट में आप जा सकते हैं। क्लियर हो रही है बात। तो किसी ने क्या किया होगा कि जब ये चीज़ 9वीं अनुसूची में जोड़ी गई तो, और किसी को ये चीज़ नहीं पसंद रही होगी, तो वो कोर्ट जाना चाहता था इस मामले को ले करके कि भाई ये गलत है। तो जब वो कोर्ट गया होगा तो उसे क्या बोलना पड़ा होगा कि 9वीं अनुसूची में जोड़ा हुआ चीज़ को जो है बेसिक स्ट्रक्चर, उससे जो है बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का जो है हानि पहुंचती है। अब जो है भैया सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी। अब जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी तो ये सरकार को जो है प्रूफ देना पड़ेगा कि भैया बताइए ऐसा क्यों है। तो सरकार ने बोला भैया कि हमारे यहाँ जो है विशेष परिस्थितियां हैं, तमिलनाडु की सरकार ने बोला हमारे विशेष परिस्थितियां हैं इसीलिए हमने किया है, तो उसका प्रूफ देना था, तो उन्होंने उसका प्रूफ दिया भी, है ना, और उसका प्रूफ जो है बिल्कुल सही भी निकला दोस्तों। तो दिख रहा है दोस्तों, ये मैंने सब वही सब लिखा हुआ है आपको जो मैं समझा रहा थी देर से 69% का, है ना। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। और उसका उन्होंने प्रूफ दिया, है ना, उसका उन्होंने प्रूफ दिया विशेष परिस्थितियों का कि भैया तमिलनाडु में वाकई विशेष परिस्थितियां हैं। ये बात साबित हो गई, है ना, ये बात साबित हो गई। और फिर उसके बाद ये केस को रद्द कर दिया गया। 69% जो है रिजर्वेशन आज भी है तमिलनाडु में। क्लियर हो रहा है दोस्तों ये बात, है ना। अच्छा चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहां तक तो आ गए भैया हम आर्टिकल 16 में। अब आते हैं आर्टिकल 17 में। देखिए आर्टिकल 17 सबको पता है, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, है ना, छुआछूत का अंत करेगी सरकार, ऐसा करके लिखा हुआ है। और ये मौलिक अधिकार है, छुआछूत नहीं कर सकते हो आप। मैं आपको ये तो देखिए आपको सबको याद है कि अस्पृश्यता का अंत इसी में आता है। आपको मैं ये नहीं बताना है, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि जब छुआछूत का मामला हो रहा है तो आपको 2 अधिनियम नहीं भूलने हैं। जो हमारे जो 2 अधिनियम बने हुए हैं, याद है ना 1955 का, जब भी आप MPPSC पढ़ते थे 2 तरह के एक्ट बहुत पढ़ते थे, हालांकि अब नहीं पढ़ना है। तो अब पहले अपन जो एक्ट पढ़ते थे ये था नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और SC/ST अत्याचार निवारण एट्रोसिटीज एक्ट जो पढ़ते थे अब अधिनियम 1989, है ना, ये राजीव गांधी जी के द्वारा लाया गया था। ये दोनों के दोनों कानून इसी अस्पृश्यता या छुआछूत की समाप्ति के आधार पर बनाए गए थे। क्लियर है दोस्तों ये बात। तो आर्टिकल 17 आपको कहता है अस्पृश्यता का अंत। और बंदो आखिरी आर्टिकल है अपना आर्टिकल 18। भैया ये क्या कहता है, उपाधियों का अंत। देखिए 14 और 15 में आपने देखा था हम समानता की बात कर रहे थे, और यहां पर हम अब बात कर रहे हैं अंत की। 17 में भी अंत है अस्पृश्यता का, और यहाँ पे उपाधियों का अंत है। भाई ये कौन सी उपाधि होती है दोस्तों, टाइटल का, पदवियों का अंत है ना। कहा यह गया है कि जो सेना है और जो शिक्षा है, बस इन्हीं दोनों से संबंधी उपाधियों को छोड़ करके बस यही 2 उपाधियां कोई रख सकता है, जैसे कि परमवीर चक्र, अशोक चक्र सम्मानित, तो ये सब सेना में मिलते हैं, आपको मालूम ही है। तो सेना के ये सारी पदवियों को छोड़ करके, शिक्षा में डॉक्टरेट की पदवी को छोड़ करके बाकी सभी उपाधियों पर रोक लगाई गई है। कोई भी उपाधि नहीं ले सकता है ना, उपाधियों का अंत। सिर्फ सेना की उपाधि मान्य है और शिक्षा की उपाधि मान्य है, इसके अलावा कोई भी उपाधि ले नहीं सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिए जो इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 18 में, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी देश से कोई भी प्रकार की उपाधि नहीं ले सकता है। ठीक है, बिना और ये बिना प्रेसिडेंट की अनुमति के तो कभी नहीं हो सकता है। अगर आपको लेना है तो पहले प्रेसिडेंट की अनुमति लेनी होगी। क्लियर हुआ गाइस, है ना। तो ये था हमारा समानता का अधिकार जो हमने कवर किया आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। ठीक है, उससे आपको मजा आया होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में मौलिक अधिकार के पार्ट 2 में, है ना, मतलब पॉलिटी के लेक्चर 6 में। थैंक यू गाइस।